हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जैसा कि हमारा डेली शाम को 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। पिछले हमने कुछ दिनों में अलंकार कवर किए थे और अलंकार की भी पूरी प्रैक्टिस कर चुके थे हम। तो आज से फिर से आपके मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो यहाँ पर आपको ये टिक लगा हुआ भी दिख रहा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाता है फ्री में, क्योंकि आपको आंसर पता चल ही चुका है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको नोट कर लेना है। कभी यहाँ पर तो आपको मिल गया फ्री फंड में, अगर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है फिर हो जाते हो आप कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, ध्वनि, स्वर या शब्द। तो यहाँ पर भी आप फट से बता दोगे, इसको कहते हैं शब्द। लेकिन क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछता है, शायद ही आप इसका आंसर दे पाओ कि शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड पे जोर डाल के चलोगे तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है कि शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। अभिध्या, तत्सम, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? वर्णमाला कराई थी, बहुत अच्छे से बताए थे आपको। रे, ले और है तीनों बताए थे कि कौन सा किस प्रकार की ध्वनि है। तो अब आपको बताना है कि लय पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षशील है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने टिक किया था कि प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक ध्वनि है, तो सभी का आंसर हो जाएगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और औष्ठ्य ध्वनि है। भय, ठ, थ और है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बताना है कि कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। अब देखिए, कारखाना में भी 3 आ की मात्राएं आई हैं, अमिताभ में छोटी ई और आ की मात्रा आई है, लेकिन कलरव में कोई भी मात्रा नहीं आई है। तो यही हमसे पूछा गया था, यानी कि अमात्रिक है। और चहचहाना में भी आ की मात्रा आई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलरव। बताना है आपको कि कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्योक्ति, कवयित्री, अनुग्रहित या पक्षीगण। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रहित में नीचे को रह टंगता है, पक्षीगण में बड़ी की मात्रा लगेगी और अत्योक्ति ये होता है अत्योक्ति, यानी कि अत्युक्ति छोटे ओ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुरस्कार। तो क्या पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है? तो पुरस्कार में छोटे ओ की मात्रा लगती है। सामर्थ्य बिल्कुल सही है, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजरी भी गलत लिखा हुआ है और पूज्य भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कानन, विपिन, कांतार, अरण्य, वन ये सब जंगल के पर्यायवाची होते हैं, ना कि बसंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है। लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो जितने बच्चों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक किया है, सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ ये सब आपको बता चुका हूँ।
आपको बताया गया था कि जहाँ पर भी आपको बहुब्रीहि शब्द दिखे और पूछ ले कि योग ऋण कौन सा है तो बहुब्रीहि को टिक कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो दशानन आपका बहुब्रीहि शब्द है, तो योग ऋण शब्द कौन सा हुआ? दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली और कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी यानी कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या संकर। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए, संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, और जिनका कुछ नहीं पता उनको बोलते हैं देशज, जो हम खुद से स्वयं बना लेते हैं शब्दों को, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, तो वो होते हैं आपके देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द। तो अधिकृत शब्द का अनाधिकृत होगा, अनअधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो साफ साफ गलत है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये अनधिकृत होगा या अनाधिकृत। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं अनाधिकृत नहीं होता है, ये होता है अनअधिकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेशन। तो स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी। तो जैसा कि आप सब लोगों ने अभी तक आंसर टिक भी कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टेशन है हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द। हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु बिल्कुल है, बयार, बयार भी है, समीर भी है, तो बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्वज हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत हैं? कमल, जलज पंकज सरोज, पुष्प कुसुम फूल सुमन, सरस्वती गिरा भारती वाणी, सूर्य दिवस याम और बासर। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दिवस याम और बासर। तो आपका 55 का फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। दिवस दिन का होता है, ना कि सूर्य का। एक ही ऑप्शन देखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 और 57 दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म बताना है। 56 क्वेश्चन और 57 में बताना है कि चंट और चंड। चंट का अर्थ क्या होता है? चंड का अर्थ क्या होता है? चंट चतुर होता है, धोखेबाज, मधप या चोर, और चंड क्रोधी, शराबी, मादकता या मूर्ख। तो दोस्तों चंट होता है चतुर और चंड होता है क्रोधी। तो यहाँ पर 56 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 57 क्वेश्चन की। छत्र और छत्र। तो छत्र मुकुट, छाता, राजा या विद्यार्थी, और ये वाला छत्र छाता, क्षत्रिय, सेनापति और सैनिक। अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर कर दीजिए। तो ये वाला छत्र होता है क्षत्रिय और ये वाला छत्र होता है छाता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको इन दोनों में से कोई सा एक पता था तब तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी या उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो अभी तक हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो बाकी के 3 बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए उपकार को न मानने वाला। तो एक शब्द बताना है, कृतघ्न, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत। तो देखिए ना ही अपकृत होगा ना ही उपकृत होगा। अब बताना है कि इन दो में से कृतघ्न होगा या कृतज्ञ होगा। तो मैं आपको बता दूं जितने ही बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है कृतघ्न सभी का हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो
उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर एक विशेषण। तो देखिए हरियाली ना कोई जाति है ना कोई समूह है, ये है एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। तो देखिए कोयल का आज तक आपने कहीं भी इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं देखा होगा या पुल्लिंग नहीं देखा होगा। मतलब है कहने का कि इसका लिंग परिवर्तित नहीं होता। चाचा का चाची, बहन का भाई और भैंसा का हो जाता है आपका भैंस। कोयल का ना ही कोयली होती है ना ही कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक और प्राण। तो देखिए प्राण निकल गए, तो हमेशा प्राण को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्राण निकल गया कभी नहीं बोला जाता। जब आप बोलोगे कि पिछले क्वेश्चन में आया था प्राणों, तो सर प्राणों तो हमारा मतलब गलत था, वहाँ पर तो प्राण सही होना चाहिए था। ये होता है त्रियक बहुवचन ना कि बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। साफ साफ गलत, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन बहुत से धुरंधर हैं, क्या पता बना दे। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। बेरोजगार होना सबसे बड़ा श्राप है। इसमें तो चैन की बंसी बज ही नहीं सकती, बल्कि बंसी की जगह तुम्हारा सारा दिन बैंड बजता रहता होगा। बेरोजगार होने का आप समझ सकते हो, आप सभी लोग बेरोजगार होंगे जितने भी ये क्लास देख रहे हैं, क्योंकि जिनके पास रोजगार है वो तो यूट्यूब पे कोई मूवी या सॉन्ग सुन रहे होंगे, वो कहाँ क्लास देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैन की बंसी बजाना, मौज लेना। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप भी चैन की बंसी बजाओगे। उसके लिए अभी आपको मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो डेली क्लास में आना नहीं भूलना है। शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे आपके लिए एक और क्लास तैयार कर दी जाएगी। सोच रहा था आपके लिए मैथ की तरह एक क्लास बना दूं, लेकिन मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूं तो ये अभी संभव नहीं है कि मैं आपको मैथ पढ़ा पाऊं। मेरा भी बहुत मन था आपको मैथ पढ़ाने का, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैथ की क्लास नहीं आ सकती। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? आपको बताना है कि अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो क्या ये सही है? नज़र पर चढ़ने का मतलब आँख बचाना तो हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। रस बताना है, अलंकार आपको करा चुका हूँ, रस छंद अभी बाकी हैं। तो दोस्तों अलंकार को आपने बहुत ही कम प्यार दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई है या फिर आपको उसकी आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने बच्चों ने वो वीडियो देखी है वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। एक भी डाउट, एक भी कन्फ्यूज़न, इस तरह से आपको अलंकार पढ़ाए हैं कि ज़िंदगी में आप अलंकार ही नहीं भूलोगे, चाहे कुछ भी भूल जाओ। जितने बच्चों ने हमारी वर्णमाला की क्लास देखी है, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज भी उनसे कोई भी वर्णमाला से क्वेश्चन कर लीजिए, चुटकियों में आंसर निकल के आएगा। चुटकियों में आपको उंगलियों पर याद करा दी है वर्णमाला। सिर्फ 3 पार्ट में 20 या 30 मिनट की एक वीडियो है, और 3 वीडियो में ऐसी वर्णमाला आपको कराई है कि जिसने देखी है वो ही उसको समझ सकता है कि किस लेवल की वर्णमाला आपको कराई है। बताना है आपको कि रस कौन सा है। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इ ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊँ मेरी मूसक जिमी तोरी। ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आपका शांत रस, अद्भुत, वीर और रौद्र रस। अब आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। पूरा आपको दिख रहा है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, ये रहा इतना। अब आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन डी टिक किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अलंकार से। अलंकार की बात चल रही थी और यहाँ पर आपको अलंकार ही मिल जाता है। तो देखिए, इससे भी आसान और आपके लिए क्या होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रैक्टिस कराई थी आपको, प्रैक्टिस सेट में भी आया था आपके लिए। आपका नसीब देखिए कि कितना अच्छा नसीब आपका है। आपको अलंकार कराए थे तब भी आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो अब आप समझ सकते हो कि जब आपके सामने 2 बार ये क्वेश्चन आ गया तो इसकी 95% संभावना आपके एग्ज़ाम में आने की भी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अलंकार इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के वही एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो जाते हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ, यकीन मानिए इन्हीं में से एक एग्जाम्पल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी तक इसका आंसर विरोधाभास अलंकार लगा भी दिया होगा। इसको मैंने समझा भी दिया था कि किस तरह से विरोधाभास है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या बर्ब है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर आपका दोहा ही है। 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा उसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। महाभोज उपन्यास की लेखिका बताना है। महाभोज जो उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है। उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती या मनु भंडारी। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसका क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप इसके लेखिका के बारे में जान लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से जिसकी भी ये रचना है, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका मनु भंडारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज जो बुक है या पुस्तक है, इसकी ये कौन सी जो है विधा है, किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है उपन्यास। देखिए, आपसे पूछता है कहानी है, उपन्यास है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है महाभोज है एक उपन्यास। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, लालटेन की छत किसका उपन्यास है। अब आपको फटाफट आंसर देना है। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या कृष्णा सोबती। तो दोस्तों, सब इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डेली ग्रुप में क्विज लगता है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आंसर आप सी लगा सकते हैं। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।